हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम आपकी मेन टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने मिलकर ये चैप्टर लिखा है। और जो ये स्टोरी है, ये एक बड़ी थ्रिलिंग स्टोरी है, एक फैमिली की स्टोरी है। जो नरेटर है वो अपनी फैमिली के साथ पूरे वर्ल्ड का जो एक थ्रू अ सेल बोट, मतलब वाटरवे के थ्रू पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लगाना चाहता है। वो जो आज से 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड का राउंड द वर्ल्ड एक टूर लगाया था, ये उसको कॉपी करना चाहते हैं। इसमें इनकी थ्रिलिंग ये डिस्क्राइब करता है चैप्टर, उनकी जो थ्रिलिंग जर्नी है उसको डिस्क्राइब करता है। और ड्यूरिंग देयर जर्नी हाउ दे एनकाउंटर विद डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स, और जो उनको थ्रेट्स मिले और उनको जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की उसके बारे में, और कैसे उन्होंने सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके जो अपनी जो डेथ है उसको कॉन्कर किया, और वो लोग लाइक सक्सेस हुए, उन्हें सक्सेस हासिल हुई अपनी लाइफ्स को बचाने में। और लास्ट में वो एक बड़े ही ब्यूटीफुल से आइलैंड के ऊपर जाकर अपनी उनकी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। और वो बड़ी ही मुश्किलों से बाय फेसिंग सो मैनी ट्रबल्स, और दे आर सक्सेसफुल इन मेकिंग देमसेल्फ सेफ एट दैट प्लेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद देयर कैरेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज द नरेटर। जो नरेटर है वो मेन हेड ऑफ द स्टोरी है। ये 30 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक वर्ल्ड टूर थ्रू सेल बोट एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये अपनी जो जितना भी लेजर फ्री टाइम होता है वो अपना जो सेलिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने में स्पेंड करता है। और इसकी जितनी भी अपनी मनी है, ये सारी मनी एक प्रोफेशनल सेल बोट को बनाने में यूज़ कर रहा है। ये जो है अपनी इसके साथ इसके 2 बच्चे हैं, सुजैन और जोनाथन। जो कि सुजैन जो है वो 7 इयर्स ओल्ड है और जोनाथन 6 ईयर ओल्ड है। तो ये अपनी वाइफ मैरी और अपने दोनों बच्चों के साथ इस जो ट्रिप है जो जेम्स कुक ने मैंने आपको बताया जो किया था, वो उस ट्रिप को कॉपी करना चाहता है। सेकंड वन इज मैरी जो कि नरेटर की वाइफ है। ये नरेटर को हमेशा ही अप्रिशिएट करती है। ये भी अपना जो लेजर टाइम है नरेटर के साथ अपनी जो सेलिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने में स्पेंड करती है। और ये अपने हस्बैंड के जो ड्रीम है वो उसको पूरा करना चाहती है, और ये कम्प्लीटली अप्रिशिएट करती है अपने हस्बैंड के ड्रीम को। उसके बाद है मिस्टर लैरी विजिल, जो ये एक अमेरिकन है। जो मिस्टर लैरी है ये केप टाउन में जो नरेटर है उसको हेल्प करना चाहते हैं उनके वॉयज में, जो उनका रास्ता होगा उसके अंदर, और जो भी वो थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उसके साथ वो टैकल करने में उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद मिस्टर हर्ब है जो कि एक स्विस है, और ये भी केप टाउन से नरेटर की हेल्प करने के लिए इनके साथ इनकी बोट में जाते हैं। और ये इनको लाइक दे बोथ आर लाइक देयर हेल्पर्स, जो कि ट्रिप के ड्यूरिंग देयर वॉयज ये उनको सेल बोट पर हेल्प करेंगे हर तरह के कामों में। उसके बाद 5th नंबर पे सुजैन, जो मैंने आपको बताया था, वो 7 इयर्स ओल्ड है। और ये जो नरेटर की बेटी है, और ये शी इज़ वेरी करेजियस गर्ल, और ये अपने फादर के साथ जाने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जो इनकी फैमिली है इनका एक मेंटल सेटअप बना हुआ है। दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, दे वांट टू लाइक यू कैन टेक अ राउंड ऑफ द होल वर्ल्ड थ्रू द वाटर वॉयज। उसके बाद आता है जोनाथन इज अ 6 ईयर ओल्ड बॉय। ही इज ऑल्सो वेरी करेजियस एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट हिज फादर एंड मदर्स ड्रीम। और अब हम स्टार्ट कर दें। ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, तो इनसे मिलके ही जो स्टोरी है इनके अराउंड रिवॉल्व होती है। और हम देखेंगे कैसे इनका जो वॉयज स्टार्ट होता है, कैसे ये अपने वॉयज के लिए प्रेपरेशन करते हैं, और कैसे इनका वॉयज स्टार्ट होता है, और कैसे ये डिफरेंट डिफिकल्टीज को फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर वॉयज, और हाउ दे सक्सीड इन गेटिंग देयर लाइफ सेफ आउट ऑफ द सी डेंजर्स। The story starts when in July 1976, the narrator along with his wife and his 2 children, he wants to start a voyage, world round voyage through the seaway. उन्होंने ना 16 साल तक प्रेपरेशन की थी नरेटर, उसकी वाइफ मैरी ने एक प्रोफेशनल शिप बनाने के लिए, और उन्होंने प्रेपरेशन की थी अपनी जो मैरिन स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने में, प्लस
उनका जितनी भी अर्निंग होती थी वो सारी अपनी अर्निंग जो थी वो इस जो ये जो सेलिंग बोर्ड थी इसको इम्प्रूव करने में उन्होंने लगा दी थी। उन्होंने 16 साल अपना जो जितना भी लेजर टाइम था, जितनी सेविंग्स थी, सब कुछ इस शिप में लगा दी। जो उनका शिप था उसका नाम था वेव वॉकर उन्होंने रखा था, और जो कि 23 मीटर लंबा था और जिसका जो वेट था वो 30 टन्स था। वो इतना बड़ा शिप था और वो प्रोफेशनली बिल्ट था, और उन्होंने उस शिप को हर तरह के रफेस्ट वेदर में यूज़ करके देखा था। उन्होंने टेस्ट करके देखा था कि जो उन्होंने अब तक रफेस्ट वेदर सी के अंदर फेस किया था। और उन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी जर्नी, उनकी जो जर्नी का उनका फर्स्ट जो प्लानिंग थी वो 3 इयर्स की थी। 3 इयर्स में उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी जो थी वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक उन्होंने कवर की थी, जो कि बड़ी अच्छे ढंग से और उनके प्लान्ड तरीके से पूरी हुई थी। वहाँ पर जो केप टाउन जाकर उन्होंने अपने साथ दो जो कैरेक्टर्स थे उनको ऐड किया था। एक तो जो मैंने आपको बताया लैरी और एक हर्ब, ये दोनों, एक तो जो लैरी था वो अमेरिकन था, जो हर्ब था वो स्विस था। उन्होंने जो अपने वॉयज के ड्यूरिंग जो भी कोई प्रॉब्लम्स वो फेस करने वाले थे उसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये 2 बंदों को अपने साथ अपनी जर्नी के अंदर अपने वॉयज का हिस्सा बनाया था, और उन्होंने अपना ये जो वॉयज स्टार्ट किया था। जो अब वो साउदर्न इंडियन ओशन के अंदर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन्होंने जेम्स कुक ने, जो कि आज से 200 साल पहले अपनी जो 200 ईयर्स अगो अपनी जो राउंड द वर्ल्ड जो जर्नी थी उसको पूरा किया था, ये उसको कॉपी करने जा रहे थे। और होप्स हो कि वो अपनी जो उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर्स की जो जर्नी इतनी अच्छे ढंग से कंप्लीट की थी कि अब वो ये इस चीज़ को होप कर रहे थे कि जो नेक्स्ट जर्नी है वो सारी अपनी एज इट इज़ और इतने ही अच्छे ढंग से वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट पार्ट भी उन्होंने केप टाउन से अपनी जर्नी शुरू की थी, और जो सेकंड डे था केप टाउन का वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि उन्होंने उस जो सेकंड डे में थे उन्होंने बड़ी ही हाई और लॉन्ग वेव्स जो उसके साथ एनकाउंटर किया था। मतलब जो स्टॉर्मी वेदर हो चुका था जो सी का, और उनको जो आने वाला जो लाइक आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स थी और मुसीबत थी उसका अंदाज़ा होने लगा था। वो अभी जो उन्होंने उस टाइम सेकंड डे में एनकाउंटर की थी वो 15 मीटर लॉन्ग वेव्स, जो कि बहुत ही हाई वेव्स होती हैं, उसके साथ उनका एनकाउंटर हुआ और दे वर टोटली थ्रेटन्ड। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और अब वो 3500 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन की तरफ थे, और जहाँ पर उन्हें गिगनेटिक वेव्स जो थी, जिगेंटिक वेव्स जो थी उसका उन्होंने सामना किया। ये जो वेव्स होती है दैट मीन्स बड़ी हाई वेव थी, और जो वहाँ का वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और उसके बाद जो ऑन 25 दिसंबर जो कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, और वो डे टू डे इस वेदर का सामना कर ही जा रहे थे, और 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका था। जो वेदर है वो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इन सब के बावजूद उन्होंने न्यू ईयर ईव को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया, है ना। पर इम्प्रूवमेंट जो थी वेदर के अंदर विद द पासिंग ऑफ टाइम कोई भी इम्प्रूवमेंट वेदर के अंदर नहीं नज़र आ रही थी। और उन्होंने न्यू ईयर ईव भी सेलिब्रेट कर ली, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया, बट ऑन 2 जनवरी जब क्या था, वेव्स वर वेरी जिगेंटिक, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी वेव्स, और दे वर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। स्टॉर्म जिप क्या होती है? जो एक छोटी सी लाइक एक ना सेलिंग बोट होती है, जो कि स्टॉर्म्स के अंदर वो यूज़ करते हैं जब उनको कोई थ्रेट नज़र आता है अपनी लाइफ का। तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि मतलब अपनी लाइफ को वो किस तरह से लाइक सिक्योर कर सके। उन्होंने स्किन ऑयल्स भी, मतलब स्किन्स भी पहनी, उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहनी, उन्होंने बड़ी बड़ी रोप्स पानी के अंदर भी डाली, है ना, भी जिससे कि जो उनका जो बोट है वो बिल्कुल ही पानी के अंदर, स्टॉर्म के अंदर सेव रहे। और बट सारी ही कंडीशंस के बावजूद जो वेव्स थी वो बिल्कुल भी डाउन होने का नाम नहीं ले रही थी, और जो वेदर था वो कॉन्टिन्यूसली बिगड़ता ही जा रहा था। तो अब देखते हैं जब डिज़ास्टर कैसे स्ट्राइक करता है, नेक्स्ट हाउ द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि डिज़ास्टर बढ़ता है कि घटता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट पार्ट। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिज़ास्टर इज कमिंग एट 6 PM।
जब विंड हैज़ बिन स्टॉप, जो तेज़ हवा थी वो बहनी बंद हो गई थी और चारों तरफ की तरफ बिल्कुल एक ट्रेमेंडस सा साइलेंस हो गया था। और अचानक जो नरेटर ना उसको लगा कि जो बादल है वो बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं, अभी आसमान बिल्कुल ग्रोइंग डार्क, वो डार्क हो गया है। और उसे लगा कि शायद एक कोई कोई बादल आया है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है, बट वो बादल नहीं था, वो एक बड़ी सारी वेव थी जो कि वर्टिकली उनकी तरफ बढ़ रही थी। और जब वो जैसे जैसे उनके शिप की तरफ, जो उनकी बोट की तरफ नज़दीक आ रही थी, तो वो ट्रेमेंडसली डबल हो रही थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी वेव। और उसने अचानक आके जो उनका जो बोट थी उसको हिट किया, और जब वो हिट किया बोट को, तो वो जो बोट थी वो पूरी तरह हिल गई थी और सारा कुछ जो है वो हिल चुका था। और बोट में पानी जो था बहुत ही बुरी तरह भर गया था। और जो नरेटर था वो अचानक जब कोई भारी चीज़ किसी चीज़ से टकराती है, तो जो जिस चीज़ से टकराती है वो चीज़ पूरी तरह से हिल जाती है, जो उसका बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही हुआ था, जो नरेटर था उसका सिर किसी व्हील के अंदर जाकर बचता है। और जब तक कि उसे होश आने को होता है तो वो अपने आप को पानी के अंदर पाता है और उसे लगता है कि ही वॉज गोइंग टू डाई। बट जैसे उसको, क्योंकि उसका एकदम से सिर पानी में से निकलता है, पॉप अप होता है, बाहर निकलता है, और वो देखता है कि जो बोट के अंदर है बुरी तरह से पानी भर चुका है। अभी वो कुछ सोचता अपने बारे में, तो इतने में अचानक एक फिर पानी की जो लहर है वो वेव आती है और वो उसको उठाकर वापस शिप के अंदर घेर देती है। और जब वो शिप के अंदर जाकर गिरता तो वो अपने आप को अभी संभाल नहीं पाता, तो वो फील करता है कि जो उसके मुंह में जो मुंह है वो ब्लड से भर चुका है और उसके काफ़ी सारे दांत टूट चुके हैं और उसकी काफ़ी पसलियाँ वो भी टूट चुकी हैं। और वो किसी व्हील के साथ जाके टकराता है उसका हेड, और वो बुरी तरह से जख्मी है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। और जब वो मतलब अभी ही इज नॉट इन प्रॉपर सेंसेस, वो पूरी तरह से होश में नहीं है। और जब वो आसपास देखता है तो उसको अपने आसपास चारों तरफ बस मतलब डिजास्टर नजर आता है, सब कुछ टूट गया है चारों तरफ, शिप के अंदर बोट के अंदर पानी भर गया और उसे कोई भी अपनी फैमिली का या जो अपने को वर्कर्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और ही इज टोटली टेरिबली, बहुत ही ज़्यादा वो शॉक में है और वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबली डरा हुआ है। द नरेटर न्यू दैट द वाटर वॉज फ्लडिंग विद वाटर, है ना, उसे पता था कि जो बोट है वो वाटर से फ्लडेड हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बट ही हैज़ नॉट दैट मच करेज कि वो अपना जो उसके हाथ में व्हील है वो उसको छोड़कर इन्वेस्टिगेट कर पाए, है ना, उसको चारों तरफ बिल्कुल डिजास्टर नजर आ रहा है। इतनी देर में भी वो अपने सेंसेस में वापस आने की कोशिश ही कर रहा होता है कि मैरी आती है। मैरी उसे बोलती है कि चारों तरफ बोट में पानी भरी जा रहा है और जो द बोट वाज सिंकिंग, जो बोट है वो डूब रही है। तो वो ना अपना जो व्हील है वो उसको मैरी को पकड़ाता है और वो क्रॉल करता हुआ हैच की तरफ जाता है। तो जो वुडन बीम्स होते हैं वो सारे टूट गए होते हैं, जो ज्वेलरी, क्लोथ और जो भी उनका प्रीशियस सामान है वो पानी में फ्लडेड हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अब आप देखें भी, जो हम ज्वेलरी, पैसा या कोई प्रीशियस चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, घूमते हैं, लड़ते हैं, और इस टाइम पे जो हमारी जान की मतलब जान जो हमारी बिल्कुल मुसीबत में होती है, तो हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती, वो पानी में फिर रही है। और अब वो जो नरेटर है उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। फिर वो देखता है कि जो लैरी और हर्ब है वो दोनों ही मैडमैन की तरह पानी को जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जैसे तैसे कोशिश करके उसे अचानक याद आता है कि उसके बच्चे, तो वो जैसे तैसे अपने बच्चों के जो वो है उसकी तरफ डेक की तरफ जाता है, वो क्रॉल करता हुआ, और वो जो उसे खोलता है तो देखता है जो उसकी बेटी है उसके माथे के ऊपर एक बम्प, मतलब हम्प सा बना हुआ है। हम्प लाइक जब कोई भारी चीज़ आप किसी चीज़ से टकरा जाते हो तो आपकी वहाँ से चीज़ उभर जाती है तो जख्म हो जाता है, तो दैट इज वो वैसा उसके ना फोरहेड पे हम्प बना हुआ, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो चीज़ें ढूंढने में लगा हुआ है जिससे कि वो अपनी बोट को और अपनी लाइफ को सेव कर सके। तो वहाँ से उसे लाइक कैनवस क्लोथ मिलता है, उसको हैमर मिलता है, तो वो उस सारे सामान को निकाल के, और जो होल्स बने होते हैं छोटे छोटे बोट के अंदर, वो उस कपड़े से उसको ढक के कोशिश करता है। अब उसे पता है इन चीज़ों से कोई फायदा तो नहीं होगा, जो वाटर है दैट इज़ वेरी पावरफुल, वो कहीं मतलब हम आग को तो रोक सकते हैं पर हम पानी को फैलने से नहीं रोक सकते। तो कोशिश कर रहा है, उसको वहाँ पर उसे बिछा देता है और कुछ टाइम तक आई थिंक वो चीज़ें जो है वो स्टॉप कर पाती हैं। और अब जो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ देयर डिजास्टर, और उनकी जो प्रॉब्लम्स का ये एंड नहीं है। अब उसको और भी ज़्यादा टाइम टू टाइम जो ये प्रॉब्लम्स वो बढ़ी जाएंगी, क्योंकि जो बोट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है।
और दे आर इन वेरी मच ग्रेट, दे आर इन वेरी मच ग्रेट प्रॉब्लम, और वो दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ वेदर, और जो सिचुएशंस है वो उससे कैसे बच पाएंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। अब क्या है कि जो उनकी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था वो ख़त्म होने का तो नाम नहीं लेती। जो उसके हेड पम्प्स थे दोनों वो जैम हो गए थे ड्यू टू वाटर, और जितने भी उनके कोई एक्स्ट्रा जो उनके पास टूल्स थे, है ना, जो इलेक्ट्रिक पम्प्स थे वो सब जाम हो गए थे, क्योंकि जो ट्रैश पानी के अंदर उसके साथ वाटर के साथ आई थी उन सब ने उन चीज़ों को जाम कर दिया था। अब दे डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन, और उनके पास अदर टूल्स भी नहीं थे। जो अदर टूल्स थे वो सारे करंट्स के साथ, मतलब जो वेव्स आ रही थी और करंट्स आ रहे थे, वाटर करंट्स, वो उनको सब चीज़ों को अपने साथ बहा के ले गए। तो उसने कहीं मैनेज किया, उसको एक इलेक्ट्रिक पंप मिल गया जिससे वो बोट से पानी बाहर निकाल रहा था। अब मतलब जो सारी तरफ सिचुएशन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा वर्स से वर्सन हुई जा रही थी, वर्स्ट हो गई थी, और जो नाइट थी वो बहुत ही अलार्मिंग थी, और जो मतलब ब्लैक नाइट थी वो ओवर होने का नाम नहीं ले रही थी। रात इतनी लंबी हुई जा रही थी, वो रेडियो से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी किसी भी अलार्मिंग कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और वो जो मतलब जो सीन में ना एक बड़े रिमोट एरिया में घूम रहे थे, किसी एक कॉर्नर पे थे, जो कि नॉर्मल लाइक लोगों की नज़रों में नहीं आता, और दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन। और जो उसकी बेटी के मैंने बताया था, जो मतलब हमसा बना था जो माथे के ऊपर, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जो उसकी दोनों आंखें थी ना वो काली हो गई थी, क्योंकि आई थिंक वो किसी हैवी चीज़ के साथ जाके टकराई थी। उसकी बाजू के ऊपर भी बड़ा सारा वो था, निशान था, चोट लगी थी, और उसने अपने पापा को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसे लगा कि अगर मैं बताऊंगी तो वो अलग से मतलब परेशान हो जाएंगे। वो कोशिश करी जा रहे थे, पर ना तो वो वेव्स ख़त्म हो रही थी, ना ही जो बैड वेदर था वो कंट्रोल होने की कोशिश कर रहा था। जो उनकी सिचुएशन थी वर्स से वर्सन इसलिए हो रही थी क्योंकि जो उनके पास बचने के लिए टूल्स थे जिससे वो शायद अपनी सिचुएशंस को सुधार सकते, वो सारे टूल्स भी उनसे कहीं दूर चले गए थे, लाइक गुम गए थे। मतलब भगवान ने ठान रखी थी वो उनका हर तरह से मतलब इनको आजमाने की कोशिश में, कैसे हाउ दे कैन सिक्योर देमसेल्फ फ्रॉम दिस नेचुरल डिजास्टर्स। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जो मतलब नरेटर है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को अपने अपनी बोट को बचा ले और वो कहीं सेफ जगह पर चले जाए, पर जो नेचर है, जो नेचुरल डिजास्टर है, वो उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहा है। तो क्योंकि अब देखो जैसे कोई पंप्स थे, इलेक्ट्रिक पंप्स थे, एक तो जाम हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिक पंप उन्हें मिला, और जो हेड पंप्स थे या दूसरे कोई अदर पंप्स थे वो सब वाटर के साथ कहीं फ्लडेड हो गए हैं, चले गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ ही मैनेज्ड to save his family and his life. On January 3rd जो था कि बोट के अंदर से जो पानी था काफ़ी हद तक निकल गया था, बट अभी जो बोट थी वो सेफ नहीं थी, है ना। उसके अंदर अभी कॉन्टिन्यूसली पानी सिंक हो रहा था, पर उन्होंने उससे ज़्यादा पानी निकाल दिया था। और जो वेदर था वो थोड़ा सा शांत होना शुरू हो गया था। अब मतलब जब फर्स्ट टाइम उनकी बोट को हिट किया था वेव ने, तो उसके 15 घंटों तक मतलब अब 15 घंटे हो चुके थे और दे आर सर्वाइविंग फॉर देयर लाइफ और उनके पास अभी खाने को भी कुछ नहीं था। तो मैरी को थोड़ा कॉर्न बीफ था मैरी के पास और कुछ बिस्किट्स थे। उन्होंने 2 दिन में वो जो अपना फर्स्ट मील था, उन्होंने अपने मील को ना कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन्होंने अपना फर्स्ट मील 2 दिनों के अंदर खाया। और अब वो रेस्ट भी कर रहे थे 2-2 घंटे में, जैसे 2 घंटे कोई सो जाता था और कोई मौसम का ध्यान रखता था। इस तरह करके उन्होंने उनकी जो थकावट थी, दे फील टायर्ड एट द टाइम। इन्होंने सारी रात इतनी स्ट्रगल की थी, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की, सारे चार्ट्स वगैरह चेक किए। जो बोट थी वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उन्हें वो ऑस्ट्रेलिया वापस ले जा सके। तो इस जो पूरे वास्ट ओशन के अंदर उनके पास सिर्फ एक ही होप थी, दैट इज एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक साइंटिफिक बेस था इस ओशन के अंदर, जो 1 of 2 पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशन जो उसके अंदर था। और वो वहाँ पर अगर पहुँच जाते तो शायद वो अपनी लाइफ को सेव कर सकते थे, सपोर्ट कर सकते थे। अब उनके पास जो मैंने आपको बताया, उन्होंने मील को डिवाइड किया और उन्होंने 2 दिन में वो मील ख़त्म किया, है ना, ख़त्म करने के लिए रख लिया। और
जो उनका ये जो रिलीफ था वो बड़ा ही शॉर्ट लिव था, क्योंकि 5 जनवरी को फिर अगेन जो मौसम था वो ख़राब होना शुरू हो गया और दे अगेन सर्वाइविंग फॉर देयर लाइव्स। और अब उन्हें फिर लग रहा था कि जो वेव्स थी वो बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी हाई वेव्स आ रही थी, और जो अगेन जो स्काई था वो दैट इज़ ग्रोइंग डार्क, और फिर अगेन वो विंड जो थी वो चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब यू कैन सी हाउ स्ट्रगलफुल लाइफ इज़, सी लाइफ है ना। हमें नहीं पता कि अभी बिल्कुल शांत वाटर है, बिल्कुल मतलब जो पानी है वो बिल्कुल ही शांत है, बिल्कुल स्मूथ रनिंग हमारी बोट है, और ये नहीं पता अगले पल ही वहाँ पर क्या हो जाएगा। दैट कैन बी सीन इन दैट स्टोरी कि 3 साल के जो वॉयज में थे उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम जो फेस नहीं की थी, पर अगेन अब उन्होंने 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक इतना कुछ फेस कर लिया था, जो कि पिछले 3 सालों की जो अच्छा माहौल था उस सबको उसने ख़त्म कर दिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। नाउ ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सबके जो हौसले थे वो बिल्कुल टूट चुके थे। अब नरेटर जो है वो बच्चों को बकअप करने की कोशिश कर रहा था, वो उनको होप दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो इतनी देर में अभी वो बच्चों से बात ही कर रहा था, तो जो उसका बेटा है वो उठकर अपने फादर को बोलता है, यानी कि नरेटर को, कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एज वी ऑल इफ़ वी ऑल टुगेदर, मतलब हम सब इकट्ठे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए मरने से। उसकी ये बात सुन के जो नरेटर में जो ऑप्टिमिज्म है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो उसकी जो सारी वो हिम्मत है, कार्य है, वो दोबारा सारी कंट्रीब्यूट करके इकट्ठी करके वो अगेन उससे लड़ने की कोशिश करता है। नेचर से वो वेदर में जो बोट में से पानी निकालता है, और उसे लगता है कि सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। और फिर अगेन 6 जनवरी की मॉर्निंग को दोबारा अगेन पानी मतलब आ जाता है, और जो नरेटर का हौसला है वो फिर दोबारा शैटर्ड हो जाता है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफीटेड फील करता है। इतने में भी वो सोच ही रहा होता है कि जो उसकी बेटी है वो एक कैरिकेचर ऑफ मैरी और नरेटर उसका बना के देती है, जिसके अंदर मतलब लगा होता है कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो जो देख के ना जो कैरिकेचर अपना और अपनी वाइफ का, वो अगेन उसमें एक अगेन अलग सी स्पार्क मतलब पैदा होती है, और वो फिर वो सोचता है कि अब हमें इस नेचर से अगेन लड़ना है। फिर अगेन उसमें ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो जाता है, और वो फिर उन सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के साथ लड़ना शुरू करता है, और फिर वो सबको हौसला देता है कि हम सब मिलके इस जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। नाउ दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड है वो देखेंगे। अब वो ना जो नरेटर है वो सेवरल कैलकुलेशंस करता है, स्पेयर कंपास का यूज़ करता है, अलग अलग मैप्स देखता है, और वो एक कैलकुलेशन करके जो लैरी और वो जो उसका लाइक उसके हेल्पर्स हैं उनके साथ कैलकुलेशन करके वो फाइंड आउट करता है कि यहाँ नियर अबाउट जो 5 बजे के करीब पहुँचेंगे तो उन्हें एक आइलैंड मिलेगा। अगर वो आइलैंड उन्हें मिल जाता है तो दे कैन सर्वाइव, है ना। तो वो अपना मतलब जो उसकी बोट की जो बैंक के पास जाकर बैठता है और उसे नींद आ जाती है। तो जब वो अचानक उठता है ना तो इट वाज 6 PM, और वो घबरा जाता है कि शायद उसने वो जो आइलैंड है वो मिस कर दिया। अभी वो सोच ही रहा होता है, रिग्रेट कर ही रहा होता है कि मुझे नींद क्यों आई, मैं क्यों सो गया, क्योंकि वो थका हुआ था इतने दिनों की लाइक स्ट्रगल के बाद। वेदर कंडीशन थोड़ी सी सुधरी थी और सब कुछ ठीक होता नज़र आया था, तो उसकी कैलकुलेशन उसे लगा था कि शायद 5 बजे जब वो मतलब पहुँचेंगे जहाँ भी, वहाँ पर दे विल फाइंड अ आइलैंड। और अब 6 बज चुके थे। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके बच्चे जो आके उसे आते हैं उसके पास और उसे हक कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। अब वो सोचता है कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और वो जब वो देखता है कहते हैं कि हमें दैट द आइलैंड वाज इन फ्रंट ऑफ आवर बोट, और दैट इज़ द एम्स्टरडैम आइलैंड, जो मैं आपको द साइंटिफिक वोल्केनो रॉक का एक पीस है वो आइलैंड बन गया, और विद लिटिल वेजिटेशन, उसमें थोड़ी सी वेजिटेशन है, और दे पीपल आर वेरी हैप्पी टू सी दैट आइलैंड, और उन्हें लगा कि नाउ दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ, और वो बड़े खुश हैं। और वो बच गए हैं, और वो जब वो उस आइलैंड की किनारे पे जब वो पैर रखते हैं, देन दे फाइंड देमसेल्फ सो मच फॉर्चुनेट। उन्हें लगा हम जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा कि हम इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बाद निकल के हम अपनी लाइफ को बचा पाए हैं।
तो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब उन्होंने स्ट्रगल की, और जैसे कि चैप्टर का नाम है हमें डरना नहीं चाहिए जब हम सब इकट्ठे हों। तो वो इकट्ठे थे, उन्होंने इकट्ठे स्ट्रगल की, और उन्होंने किसी ने भी अपनी करेज को लूज़ नहीं किया, और फाइनली दे फाइंड देयर डेस्टिनी। और उन्होंने अपना जो अपनी लाइफ को बचा लिया, उन्होंने अपनी फैमिली को बचा लिया। नो डाउट कि जो उनका नुकसान बहुत हुआ, उनको बहुत सारी मतलब चोटें लगी, और उनका जो बोर्ड था वो टोटली मतलब टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था। बट फाइनली दे सक्सीड इन सर्वाइविंग देयर लाइफ एंड देयर फैमिली लाइफ। तो इस स्टोरी से हमें क्या मतलब, आपको दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी गुड स्टोरी, जो हमें एक लेसन मतलब देती है कि हमें जितनी मर्जी एक्सट्रीम कंडीशंस हो लाइफ में, हमें गॉड जितनी मर्जी हमारी मतलब लाइक हमें हमारे एग्ज़ाम्स लेता है, बट हमें अपनी जो करेज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें हर कंडीशन के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। और फाइनली अगर हम लड़ते हैं, हम अपनी करेज नहीं लूज़ करते हैं, तो वही फाइनली गेट आवर ड्रीम डेस्टिनेशन हमें मिल जाती है, और वी सक्सीड इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच।